हाँ जी भाई क्लास, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज़ सबको लाउड एंड क्लियर आ रही है? गुड इवनिंग बेटा। Yes, तो sir. वेरी गुड। तो बेटा हम कर रहे थे लास्ट क्लास में, हमने हमारा क्लास 10th का केमिस्ट्री का नया चैप्टर शुरू किया था, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। हमने पहचाना था कि एसिड्स कैसे पता लगाते हैं, बेसिस कैसे पता लगाते हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स किस टाइप के होते हैं, उनके हमने कुछ एग्जाम्पल पढ़े थे। और बाद में हमने शुरू करी थी एसिड्स और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने लास्ट क्लास में 2 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ एसोसिएटेड हमने 2 एक्टिविटीज भी करी थी। आज हम एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स की तीसरी केमिकल प्रॉपर्टी शुरू कर रहे हैं, जो कहता है रिएक्शन एसिड्स का बेसिस के साथ। मतलब एसिड और बेस आपस में ही क्या कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं। तो क्या बनता है? तो वो कहते हैं जब कोई भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है या कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वो हमेशा सॉल्ट बनाते हैं और सॉल्ट के साथ पानी भी जरूर बनता है। और एसिड बेस की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड एंड बेस की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो एसिड्स का असर बेस खत्म कर देता है या बेस का असर एसिड खत्म कर देता है, तो दोनों एक दूसरे को नलिफाई कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें एसिड और बेस के नेचर के बारे में पता नहीं चलता। तो एसिड का तोड़ बेस है और बेस का तोड़ क्या है बेटा, एसिड है। तो आप देख सकते हैं बेटा एसिड और बेस बेटा क्या देते हैं, सॉल्ट, साथ में क्या दे देते हैं, पानी दे देते हैं। वैसे मैं आपको ये भी बता सकता हूँ, हम बड़ी क्लासेस के अंदर एसिड को लिखना पसंद करते हैं HA, क्योंकि बेटा एसिड जो है वो H पॉजिटिव दे सकते हैं, और बेस को लिखना पसंद करते हैं BOH। अब होता क्या है कि एसिड का काम होता है H पॉजिटिव देना और बेस का काम होता है OH नेगेटिव देना। इस वजह से जब मैं H पॉजिटिव और OH नेगेटिव निकाल लेता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, पानी, और B और A आपस में जुड़ जाते हैं क्योंकि वो B पॉजिटिव है, A नेगेटिव है, तो बेटा ये क्या बना देते हैं, सॉल्ट। तो याद रखना, किसी भी एसिड से कौन बाहर आएगा, H पॉजिटिव, किसी भी बेस से कौन बाहर आएगा, OH नेगेटिव। दोनों H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलकर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव क्रिस क्रॉस मेथड से क्या बना लेते हैं, HOH, जिसको बेटा हम क्या लिखते हैं, H2O, और साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास, सॉल्ट। आई होप आपको समझ में आ गया। इसके हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, उससे पहले किसी को कुछ कॉपी करना है तो बेटा लेट अस सी सम एग्जाम्पल्स एसिड बेस्ड न्यूट्रलाइजेशन के। अब आप देख लीजिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास एसिड है HCl। आपको जैसे बताया ना बेटा, हर एसिड के पास H पॉजिटिव तो होगा ही होगा, हर बेस के पास OH नेगेटिव तो होगा ही होगा। H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या दे देंगे, वाटर, जो बच जाएगा बेटा वो क्या हो गया, सॉल्ट। ये देखिए बेटा H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है, और बेटा कैल्शियम पे +2 है, OH नेगेटिव है, तो ये क्या दे देगा, वाटर, और साथ में क्या दे देगा, कैल्शियम क्लोराइड। H पॉजिटिव है,
सल्फेट पे क्या होता है बेटा, SO4 माइनस, Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो वाटर का लॉस हो गया, सोडियम सल्फेट आ गया। H पॉजिटिव है, SO4 माइनस है, Mg2 पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, तो MgSO4 साथ में आ जाएगा ये। H पॉजिटिव है, SO4 माइनस है, K पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, ये आ जाएगा बेटा K पॉजिटिव SO4 माइनस। तो ये सारी रिएक्शंस जो है बेटा वो क्या बता रही है, एसिड बेस न्यूट्रलाइज करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट अलोंग विद वाटर। तो बेटा किसी को कुछ कॉपी करना हो वो कॉपी कर सकता है, पूछना है तो पूछ सकता है। हम बात करते हैं बेटा, हम आपको एक एक्टिविटी दिखाते हैं जो प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो हम बात करते हैं बेटा प्रोसीजर की। वो कहते हैं थोड़ा सा NaOH टेस्ट ट्यूब में ले लीजिए। पहली बार उसके अंदर कुछ ड्रॉप्स फिनोल्फथैलीन की डाल दीजिए। तो बेटा अगर आप उसके अंदर फिनोल्फथैलीन डालेंगे तो बेटा NaOH जो कलरलेस है, अगर आप उसके अंदर बेटा क्या डाल देंगे, फिनोल्फथैलीन, तो बेटा इसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है, तो बेटा कलर आपके पहले प्रोसेस में बेटा क्या आ गया, पिंक कलर आ गया। कहते हैं दूसरे में वो कहता है अब आप धीरे धीरे उसके अंदर HCl डालिए। अगर आप उसके अंदर HCl ऐड करेंगे तो बेटा कलर इंटेंसिटी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी और फाइनली बेटा वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। सर क्यों, बिकॉज मीडियम बेटा अब क्या हो गया, एसिडिक, क्योंकि फिनोल्फथैलीन एसिड में बेटा क्या हो जाता है, कलरलेस। और फाइनली कहता है अगेन इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स डाइल्यूट NaOH की डालिए। अब तीसरी बार अगर आप इसके अंदर NaOH ऐड करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, कलरलेस, अगेन पिंक कलर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बेटा NaOH एक बेस है, तो बेस के आते ही फिनोल्फथैलीन का कलर जो है बेटा वो क्या हो जाता है, पिंक हो जाता है। तो जरा देखिए बेटा, कहते हैं जब हमने पहली बार फिनोल्फथैलीन डाला डाइल्यूट NaOH में तो बेटा उसका कलर क्या आ जाएगा, पिंक। लेकिन जब हम उसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स HCl की डालते हैं तो बेटा न्यूट्रलाइजेशन शुरू हो जाता है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस जो है बेटा वो शुरू हो जाता है और पिंक कलर स्टार्ट्स डिसअपीयरिंग। लेकिन फाइनली अगर आप उसके अंदर डाइल्यूट NaOH और डालेंगे तो पिंक कलर क्या कर जाता है, रीअपीयर कर जाता है एंड बिकम्स सम बेसिक इन नेचर। तो आई होप आपको एक्टिविटी समझ में आई बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन। और अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ रियल एप्लीकेशंस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस की। सबसे पहले तो आपने देखा होगा कि कॉपर और ब्रास के यूटेंसिल्स या स्टैच्यू बेटा अपने ऊपर ग्रीनिश लेयर किसकी, बेसिक कॉपर कार्बोनेट की बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं CuCO3.CuOH होल ट्वाइस। इस लेयर को आप आराम से क्लीन कर सकते हैं अगर आप उसके ऊपर टैमरिन जूस रब करें तो, क्योंकि टैमरिन जूस के अंदर बेटा क्या होता है, एसिड, और ये जो कंपाउंड है
बेटा ये कंपाउंड क्या है नेचर में? बेसिक होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। इनफैक्ट टू बी मोर स्पेसिफिक, आप नेक्स्ट टाइम अगर अपने वॉशरूम में ऑब्जर्व करें तो बेटा आपके वॉशरूम में जो टैप होगा या जो शावर होगा बेटा, उन शावर्स के साइड में ब्लू ग्रीन एक लेयर जमी हुई होगी, डिपॉजिट होगी। क्या किसी ने ऑब्जर्व किया है कभी ऐसे? तो बेटा आप चेक कर लेना कि किचन का कोई टैप होगा या कोई ऐसा टैप वॉशरूम का जो बहुत कम यूज होता है बेटा, उसके आगे पीछे ब्लूइश ग्रीनिश डिपॉजिट होगा। वो ब्लूइश ग्रीनिश डिपॉजिट जो है बेटा वो किसका होता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट का। आप उसको आराम से साफ कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिए, इमली का रस ले लीजिए या फिर आप नींबू का रस ले लीजिए। इफेक्टिव इमली का रस होगा। अगर आप उसका इमली का रस लेते हैं या लेमन जूस लेते हैं बेटा, दोनों में ही एसिड होता है बेटा। आप क्लीन करेंगे उससे बेटा, आपका बिल्कुल टैप जो है एकदम नए जैसा शाइन करने लग जाएगा, क्योंकि आपने एसिड लेके उसकी लेयर को बेटा क्या कर दिया? क्लीन कर दिया। समझ में आया? आपको पता है फ्रांस के एक बहुत ही अच्छे बेटा स्कल्पचरिस्ट थे, उन्होंने क्या बनाया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी। असलियत में स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था वो 1886 में आया था। ये था बेटा पुराना स्टैचू ऑफ लिबर्टी। उन्होंने ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था वो इजिप्ट के लिए बनाया था, लेकिन इजिप्ट ने ये स्टैचू खरीदा नहीं क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं था। तो फिर ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो था यूएस ने उस आर्किटेक्ट से खरीद लिया कि आप हमें दे दो, हम आपसे परचेज कर लेंगे। लेकिन समय होते 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 होते, क्योंकि बेटा ये स्टैचू कॉपर का बना हुआ था, तो बेटा समय बीतने पर आज इस स्टैचू का कलर जो है वो गोल्डन या कॉपर कलर से बेटा क्या हो चुका है? ब्लूइश ग्रीन हो चुका है। कैसे हो गया है? वो इस रीजन की वजह से हो गया है क्योंकि कॉपर जो है बेटा वो आप कह सकते हैं करोड कर गया और उसने क्या बना लिया? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? हालांकि वो पहले भी सुंदर लगता था, वो आज भी सुंदर लगता है। तो बेटा कोई बड़ी बात नहीं है अमेरिका के लिए कि बेटा ये ब्लूइश ग्रीनिश लेयर वो हटा सके बाय रबिंग टैमरिंड जूस, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। सर क्यों? क्योंकि बेटा कुछ समय के बाद वो दोबारा बेटा क्या कर जाएगा बेटा? वो करोड़ करके ये लेयर बना देगा। तो बार बार वो रब करते रहेंगे और लेयर आती रहेगी, इसलिए उन्होंने कहा कि इसको ब्लू में ही रहने दीजिए। तो ये है कहानी स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। बनाया गया था फ्रांस में, देने के लिए इजिप्ट को पैसे थे नहीं इजिप्ट के पास, तो यूएसए ने उसको खरीद लिया। दुनिया यही कहती है कि उसका कलर ब्लू ग्रीन है, पर एक्चुअल कलर जो है उसका क्या था? कॉपर कलर था, गोल्डन ब्राउन कलर था, पर समय रहते रहते वो ऐसा हो गया। किसी को बेटा कोई चीज पूछनी है तो हम आगे बढ़े, नहीं तो अब ये भी देखिए बेटा, हमने लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर किया था जिसमें हमने डाइजेशन प्रोसेस किया था, और आपको पता है कि हमारी बॉडी में HCl रिलीज होता है किसके लिए? डाइजेशन के लिए, स्टमक के अंदर। लेकिन जब बेटा हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, हम ज्यादा खाना खा लेंगे, तो बेटा ज्यादा खाना खाने के लिए ज्यादा HCl आएगा उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से बेटा हमारी स्टमक में इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है।
क्योंकि एक्सेस HCl आ गया। अब इस इरिटेशन से रिलीफ पाने के लिए, है ना, हम क्या यूज करते हैं, एंटासिड्स, क्योंकि स्टमक में अगर एसिड ज्यादा हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं एसिडिटी। तो जो हम एंटासिड्स इस्तेमाल करते हैं बेटा, उनके अंदर एक्चुअली में क्या होते हैं, बेस, लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो सबसे ज्यादा फेमस होता है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो चाहे आप डाइजीन लीजिए, चाहे आप इनो लीजिए, चाहे आप गैसोफास लीजिए, इन सब के अंदर बेटा बेस होते हैं, सब के अंदर सेम केमिकल होता है, सबका कॉन्सेप्ट सेम है, बस कंपनी का नाम अलग है बेटा। तो अब हम बेटा थोड़ा सा जनरल नॉलेज समझते हैं कि ये एसिडिटी बेटा क्यों होती है। अब नॉर्मली क्या होता है बेटा, जब हम खाना खा लेते हैं और पानी पी लेते हैं तो बेटा जो स्फिंक्टर मसल होता है ना, ये क्लोज हो जाता है। अब जैसे ये क्लोज हो जाएगा तो बेटा डाइजेशन प्रोसेस यहां पे शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसे कहते हैं बेटा हेल्दी स्टमक। लेकिन अगर बेटा आपका खाना एक्सेस है तो बेटा ये स्फिंक्टर मसल जो है वो बेटा पूरी तरीके से क्लोज नहीं होगा, तो जो गैसेस होती हैं बेटा, है ना, अब आइडियल में क्या होता है कि बेटा जो गैसेस इकट्ठी होती हैं वो गैसेस यहां से बाहर निकल आएंगी। एंड यू ऑल नो कि यू नो अ पर्सन फास्ट्स, ठीक है, तो ये गैसेस बाहर निकल आती हैं। लेकिन अगर ये गैसेस बेटा नीचे से नहीं निकलेंगी बेटा, तो ये ऊपर से निकलेंगी, तो इंसान जो है वो क्या लेता है, बर्फ लेता है। तो इसे कहते हैं एसिडिटी की प्रॉब्लम। आया बेटा कॉन्सेप्ट समझ में? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? ऐसे ही बेटा हमको बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना चाहिए केक बनाने के लिए, और सिर्फ बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर क्यों? क्योंकि बेटा बेकिंग पाउडर के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है बेकिंग सोडा, जो बहुत ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है बेकिंग के लिए, एसेंशियल इंग्रेडिएंट फॉर बेकिंग। मेन चीज यही है बेटा बेकिंग के लिए। लेकिन बेटा जितने भी बेस होते हैं बेकिंग सोडा, बेटा जितने भी बेस होते हैं दे आर नेचर में क्या, कड़वे, बिटर। तो बेटा अब अगर आप सिर्फ बेकिंग सोडा ले लोगे तो बेकिंग सोडा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा, जिससे केक राइज होगा, स्पॉन्जी भी होगा। लेकिन सिंस ये बेस है तो बेटा केक जो है बिटर रहेगा, जितनी मर्जी चीनी आप उसके अंदर डाल लो। टेस्ट बड जो है एंड में बिटरनेस एक्सपीरियंस करेगा ही करेगा। तो मतलब उसे हम कहते हैं बेटा अपनी लैंग्वेज में आफ्टर टेस्ट। पहले आप जब कोई चीज खाते हो, खाने के बाद जब वो आप स्वॉलो करते हो तो लास्ट का जो टेस्ट आता है बेटा उसे कहते हैं आफ्टर टेस्ट। वो आफ्टर टेस्ट जो है बेटा वो कड़वा होगा ही होगा। तो कभी भी जब हम बेकिंग करते हैं हम सिर्फ बेकिंग सोडा इस्तेमाल नहीं करते, हालांकि बेकिंग सोडा मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग के लिए। हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग बेकिंग सोडा हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर। क्योंकि बेकिंग पाउडर के अंदर क्या होता है, बेकिंग सोडा और एक और चीज होती है बेटा क्या, टार्टरिक एसिड। अब ये टार्टरिक एसिड का काम सिर्फ एक ही चीज है कि जो केक की जो बिटरनेस है उसको बेटा ये क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। तो बेकिंग पाउडर इज यूज्ड, ना कि बेकिंग सोडा, क्योंकि बेकिंग सोडा से केक राइज करेगा, फ्लफी बनेगा, लेकिन उसका आफ्टर टेस्ट बिटर जरूर आएगा, नो मैटर हम एक्सेस में शुगर डाल लें।
लेकिन बेकिंग पाउडर के अंदर बेकिंग सोडा और क्या होता है, टार्टरिक एसिड। और बेटा बेकिंग सोडा से जितना भी बिटरनेस आता है वो टार्टरिक एसिड बाद में क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो हम नेक्स्ट टाइम जब भी बेकिंग करेंगे तो उसके अंदर हम क्या डालना प्रेफर करेंगे, बेकिंग पाउडर। इसमें से कुछ कॉपी तो नहीं करना किसी ने। तो ये देखो बेटा हमारा बेकिंग सोडा से कितना अच्छा केक राइज किया, लेकिन ये केक खाओगे आपको बिटर जरूर लगेगा। लेकिन बेकिंग पाउडर से हम मानते हैं कि बेटा थोड़ा सा फ्लफीनेस कम है, पर बेटा टेस्ट तो सबसे अच्छा आएगा ही आएगा। और केक अगर स्वाद ना हो तो उस केक का कोई फायदा नहीं है। तो हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू। आई होप आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस पूरा समझ में आ गया। तो हम चलते हैं बेटा हमारी फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी, एक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स एसिड्स के साथ, कि कैसे मेटल के ऑक्साइड एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं। कमाल की बात बेटा हमने ये देखी कि जब कोई मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट देता है, साथ में क्या देता है, पानी। अरे भाई ये सेम प्रोडक्ट तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी तो आ रहे थे, तो कहीं ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं है? बिल्कुल सही है, ये एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन ही है। सर क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एक्चुअली नेचर में क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो आप अगर मेटल ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो बेटा मेटल ऑक्साइड भी तो नेचर में क्या है, बेस ही तो है। इसलिए क्या बनेगा, सॉल्ट अलोंग विद पानी। तो इट इज अ काइंड ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये देखो बेटा HCl साथ में Na2O। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, HCl क्या दे देगा, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव। Na2 क्या दे देगा, Na पॉजिटिव और O2 माइनस। बेटा ये H पॉजिटिव, ये H पॉजिटिव, ये O2 माइनस आपस में मिलके क्या दे देंगे, पानी। और बेटा Na और Cl आपस में मिलके क्या दे देंगे, सोडियम क्लोराइड। रिएक्शन होगी बैलेंस। ऐसे ही बेटा HCl और कैल्शियम ऑक्साइड बेटा क्या दे देगा, कैल्शियम क्लोराइड और पानी। ऐसे ही बेटा सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा पोटेशियम ऑक्साइड के साथ, क्या दे देगा, पोटेशियम सल्फेट एंड पानी। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या दे देगा, मैग्नीशियम सल्फेट साथ में पानी। ऐसे ही HCl कॉपर के ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कॉपर क्लोराइड साथ में क्या दे देगा, पानी। तो हम एक्टिविटी भी कर लेते हैं कि मेटल ऑक्साइड और एसिड के बीच में जो रिएक्शन है वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो आप प्रोसीजर ले लीजिए, आप ऐसा कीजिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड ले लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसका कलर ऑब्जर्व कीजिए। उसका कलर जो है वो क्या होता है, ब्लैक। आप उसके अंदर ऐसा कीजिए, कुछ ड्रॉप्स HCl की डालिए और फिर बाद में ऑब्जर्व कीजिए। तो जो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड होता है HCl के ऐड करने पर वो ग्रीन कलर का हो जाता है, क्योंकि ग्रीन कलर का बेटा क्या बन जाता है, कॉपर क्लोराइड या फिर क्यूपरिक क्लोराइड। ये हो गई रिएक्शन। कॉपर ऑक्साइड विद HCl क्या दे देगा, क्यूपरिक क्लोराइड एंड पानी। तो देखो
देखो आपने कलर चेंज कर दिया, आपने कॉपर ऑक्साइड में क्या डाल दिया, HCl डाल दिया, लेकिन असली में आप देख सकते हैं बेटा कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का है पाउडर, आपने HCl लिया तो ये देखो बेटा ग्रीन कलर का आपके पास क्या आ गया, क्यूप्रिक क्लोराइड आ गया। इसमें से आपको कुछ कॉपी करना है तो आप कॉपी कर लीजिए। तो देखा आपने कि कैसे कॉपर ऑक्साइड जो ब्लैक कलर का है उसमें जब हमने क्या डाला, एसिड, तो बेटा वो क्या हो गया, ग्रीन कलर का बन गया। तो ये एक क्या है, एसिड बेस रिएक्शन हो गई। कहते हैं रिजल्ट, जब भी न्यूट्रलाइजेशन होता है तो एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ ताकि वो सॉल्ट और पानी बना दे। कहते हैं सेम प्रोडक्ट हमने देखा कि इस रिएक्शन में भी हो रहे हैं कि जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और पानी बना रहा है। इसका मतलब ये हो गया मेटल ऑक्साइड्स नेचर में क्या हो गए, बेसिक हो। ऐसे ही अगर आप किसी नॉन मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट कराते हो बेसिस के साथ तो बेटा वो भी क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये देखो बेटा बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड ये भी क्या बना रहा है, सॉल्ट एंड वाटर। इसका मतलब ये कौन हुए नेचर में, ये नेचर में कौन हो गया, एसिड्स। तभी तो बेटा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बनेगा। अब आप देख लो NaOH बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होता है बेटा, एसिड। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट और साथ में क्या बनाते हैं, पानी। कार्बन डाइऑक्साइड नेचर में क्या है, एसिड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस। तो बेटा वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड नेचर में क्या है, एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड नेचर में क्या है, बेस। वो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो इसका मतलब है नॉन मेटल ऑक्साइड्स नेचर में क्या हुए, एसिड। तो हमने ये सीखा कि मेटल ऑक्साइड नेचर में बेटा क्या होते हैं, बेसिक, और नॉन मेटल ऑक्साइड नेचर में क्या होते हैं, एसिडिक। इसलिए इनकी रिएक्शंस जो है वो क्या आ रही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी को बेटा कुछ पूछना है इसके अंदर, पढ़ते हैं आगे। इंटेक्स का सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आता है, कहता है आपको हम 3 टेस्ट ट्यूब्स देते हैं, एक के अंदर डिस्टिल्ड वाटर है और बाकी दोनों के अंदर एसिड है और बेसिक सॉल्यूशन है रिस्पेक्टिवली। कहते हैं अगर आपके पास सिर्फ क्या दे रखा है, रेड लिटमस पेपर, मतलब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। अब तीनों के अंदर कलरलेस लिक्विड है, अब किसमें क्या है हमें नहीं पता, और हाँ हमको साथ में क्या दे रखा है, सिर्फ रेड लिटमस पेपर। रेड लिटमस पेपर। तो वो कहते हैं कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसमें एसिड है, किसमें बेस है और किसमें डिस्टिल्ड वाटर है। सबसे पहले पुट रेड लिटमस पेपर 1 by 1 इन 3 टेस्ट ट्यूब्स। हम एक एक करके
तीनों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर बेटा कौन सा पेपर डालेंगे? रेड लिटमस पेपर। एक टेस्ट ट्यूब इस रेड लिटमस पेपर को बेटा किस में बदल देगी? ब्लू में, क्योंकि वो टेस्ट ट्यूब क्या होगी? बेस। वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब will change the red litmus paper into blue because that test tube has base solution in it। तो बेटा एक तो हमको पता चल गया कि वो क्या है, नेचर में बेस है। अब बेटा स्टेप 1 के बाद आपका जो रेड लिटमस पेपर है उसका कलर क्या हो गया? ब्लू। अब आपके पास 2 टेस्ट ट्यूब बनी है, बच गई। अब आप इस ब्लू लिटमस को बेटा बाकी की 2 टेस्ट ट्यूब में डालोगे। उसमें जो रेड में टर्न कर देगा, मतलब वो उसमें एसिड सॉल्यूशन। नाउ put this blue litmus paper one by one in other 2 test tubes. The test tube which turns blue litmus paper into red contains acid. Step 3, the third test tube has distilled water। उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो क्या होता है बेटा? न्यूट्रल, वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, आप इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम। कहते हैं why should curd and sour substances not be kept in brass or copper vessels? Curd and sour substances contains acid if they are kept in brass, जिसके अंदर कॉपर एंड क्या होता है? जिंक, और सिंपली कॉपर वेसल, they react to form poisonous salts। तो बेटा जो काफी खतरनाक होता है, डेंजरस होता है, इसलिए हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। आया समझ में बेटा ये बात? नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है इन टेक्स्ट का थर्ड। आप बेटा टाइम दूंगा मैं, एक ही बार कॉपी कर लेना। ये सेकंड क्वेश्चन था इन टेक्स्ट का। कहता है which gas is usually liberated when an acid reacts with a metal? Hydrogen. Hydrogen. When an acid reacts with a metal,
it forms हाइड्रोजन गैस। कहते हैं इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल। तो बेटा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, जिंक सॉलिड, हमने HCl के साथ जो एक गैस डाइल्यूट लेंगे एक्वस, वो दे देगा जिंक क्लोराइड। आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर लो, जिंक सल्फेट, साथ में हाइड्रोजन गैस। फिर वो कहते हैं कि हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस। तो बेटा टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे लेके आएंगे? If it is hydrogen gas, then it will burn with the pop sound. Bring a burning matchstick or candle near to this gas, full stop. If it burns, with a pop sound, then it confirms it is हाइड्रोजन गैस। आप इनके आंसर्स कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हम देखते हैं इन टेक्स्ट का 4th क्वेश्चन। कहता है अ मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट करता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो अगर ये मेटल कंपाउंड ए है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट के साथ रिएक्ट करता है एंड प्रोड्यूसेस एफरवेसेंस। बेटा एफरवेसेंस प्रोड्यूस करने का मतलब है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो एफरवेसेंस देती है बेटा, हिसिंग साउंड के साथ। कहते हैं द गैस इवॉल्व्ड एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग कैंडल। बेटा ये कंफर्म हो गया कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन अगर वन ऑफ द कंपाउंड इज कैल्शियम क्लोराइड। मतलब एक कंपाउंड जो है वो कैल्शियम क्लोराइड है। तो बेटा इसका मतलब ये हो गया कि इस कंपाउंड के अंदर, जो कंपाउंड ए है, इसके अंदर कैल्शियम भी होना चाहिए, CO2 गैस भी होनी चाहिए। तो बेटा ये क्या आ जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड। और ये पानी भी प्रोड्यूस करेगा और आपको इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 2HCl लगाना पड़ेगा। तो द कंपाउंड ए बेटा कौन हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। और ऊपर हमने क्या लिख दी? बैलेंस्ड रिएक्शन। आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा बढ़ते हैं आगे। आगे हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्टिविटी की। बेटा मार्क कीजिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस एक्टिविटी में हम क्या क्या दिखाने वाले हैं? एक कि एसिड्स और बेसेस क्या कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा क्यों करते हैं वो भी बताना पड़ेगा।
दूसरा, एसिड्स और बेसिस के अंदर आयंस वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब कौन सा मतलब एसिड कौन सा आयन देता है और बेस कौन सा आयन देता है, हमें ये भी पता लगाना पड़ेगा। और हर सब्सटेंस जिसके अंदर H और होता है जरूरी नहीं है कि वो एसिड हो, और हर वो सब्सटेंस जिसके अंदर OH होता है जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, बेस हो। अब देखिए बेटा, आप ऐसा कीजिए, एक रबर कॉर्ड को के ऊपर 2 आयरन नेल्स को फिक्स कर दीजिए ऑन इट्स टॉप। तो बेटा मेरे पास एक बीकर हो गया, उस बीकर के ऊपर मैंने एक रबर कॉर्क रख दिया, है ना। इसको हम क्या कह रहे हैं, रबर कॉर्क। ये बेटा हमारा क्या हो गया, बीकर। कहते हैं इसके ऊपर 2 आयरन नेल्स इंसर्ट कर दीजिए। ये देखो बेटा, मैंने ये एक आयरन नेल इंसर्ट कर दिया और ये दूसरा आयरन नेल इंसर्ट कर दिया। कहते हैं प्लेस दिस कॉर्ड इन अ ड्राई एम्प्टी बीकर। ये देखो बेटा हमने प्लेस कर दिया। कनेक्ट दीज 2 आयरन नेल्स टू अ 6 वोल्ट बैटरी। बेटा इस आयरन नेल के साथ एक 6 वोल्ट की बैटरी लगा दो। ये देखो बेटा 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। कहता है अ स्विच और एक बल्ब। ये देखो बेटा हमने ये बल्ब लगा दिया और ये क्या लगा दिया, स्विच, और इसको इसके साथ जोड़ दिया। तो ये हो गया बेटा बल्ब, और बेटा ये क्या हो गया, स्विच, या बेटा ये क्या हो गई, की। विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स एज शोन इन द डायग्राम अभी आ जाएगा। और वो कहता है कि अब इसके अंदर आप एसिड डाल दो, कोई भी, चाहे डाइल्यूट HCl डालो, चाहे डाइल्यूट H2SO4 डालो, चाहे डाइल्यूट HNO3 डालो। तो बेटा मैं इसके अंदर आपको एक एसिड प्लेस करता हुआ दिखा रहा हूं। ये देखो बेटा, यहां तक मैंने एसिड डाल दिया। मेरा कहने का मतलब है पूरा बीकर नहीं भरना है, आयरन नेल्स तक आपको बेटा एसिड जो है वो भरना है। पूरा रबर कॉर्क उसमें डिप हो जाए, लेकिन पूरे आयरन नेल्स डिप नहीं होने चाहिए। अब कहते हैं करंट को स्विच ऑन करो एंड ऑब्जर्व करो। अब ध्यान से देखना बेटा, मैं करंट को स्विच ऑन करने के लिए स्विच को इंसर्ट कर रहा हूं की। ये देखो बेटा मैंने यहां पे की इंसर्ट कर दी। जैसे ही मैंने की इंसर्ट करी बेटा, ये बल्ब जगमग जगमग ग्लो करने लग जाएगा। अगर बेटा ये बल्ब ग्लो कर रहा है, इसका मतलब बेटा कंफर्म हो गया कि एसिड जो होते हैं वो बिजली प्रोड्यूस, करंट कंडक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्यों कर रहे हैं अभी मुझे नहीं पता। ये बेटा इसका डायग्राम है, तो मैं अब अपना डायग्राम जो है वो हटा दूंगा बाद में, और हम उसको बाद में ड्रॉ कर लेंगे। फिलहाल हम समझते हैं। कहते हैं हमने देखा है कि बल्ब ग्लो करता है व्हेन स्विच इज ऑन, जिसका मतलब ये हो गया कि एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। सर क्यों करते हैं, ये रहा रीजन, क्योंकि एसिड्स जो है वो फ्री H पॉजिटिव आयंस दे सकते हैं और कोई दूसरा एनायन देते हैं। सर क्या मतलब, बेटा ये देखो, जब ये एसिड, बेटा ये Ha मैंने क्या लिखा है, एसिड। जब ये एसिड को बेटा हम पानी में डालते हैं तो ये H पॉजिटिव आयंस देता है और साथ में क्या देता है, A नेगेटिव आयंस। ये जो आयंस है H पॉजिटिव और A नेगेटिव,
ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट कैरी करने के। ऐसे ही अगर बेटा मैं एक बेस डाल देता इसके अंदर पानी में, तो बेटा वो मुझे क्या देता, बी पॉजिटिव एक्वस और साथ में देता OH नेगेटिव एक्वस। ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं किसके अंदर, बेस जो देता है, साथ में B पॉजिटिव एक्वस आयंस, इन आयंस की वजह से, इन फ्री आयंस की वजह से करंट कंडक्ट होता है। तो बेटा HCl एक्वस फॉर्म के अंदर बेटा कौन सा आयन दे देगा, H पॉजिटिव, साथ में क्या दे देगा, Cl नेगेटिव। बेटा H2SO4 लोगे एक्वस के अंदर, साथ में दे देगा H2 पॉजिटिव, साथ में दे देगा SO4 2 माइनस। HNO3 ये क्या दे देगा, H पॉजिटिव एक्वस, साथ में दे देगा NO3 माइनस एक्वस। बेटा ऐसे ही अगर आप कोई बेस ले लोगे तो बेटा वो भी तो फ्री आयंस देगा। अब बेस जैसे NaOH, अगर आप इसको पानी में डालोगे तो बेटा ये कौन से आयन दे देगा, Na पॉजिटिव एक्वस, साथ में दे देगा OH नेगेटिव एक्वस आयंस। ये फ्री आयंस जो है बेटा ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं करंट के लिए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर आप एक्वस लेते हो तो वो क्या दे देगा, मैग्नीशियम +2 एक्वस, साथ में दे देगा 2 OH नेगेटिव एक्वस। तो बेटा ये जो फ्री आयंस है, ये जो फ्री आयंस है बेटा मेनली एसिड कौन से देता है, H पॉजिटिव, और बेस कौन से देता है बेटा, OH नेगेटिव। लेकिन ये जो फ्री आयंस है इनकी वजह से करंट फ्लो करता है। तो हमको इस एक्टिविटी से पता चल गया कि एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, और दूसरा ये फ्री आयंस देते हैं, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बेटा ये सब मैं हटा रहा हूं, और अब आप देखिए बेटा कहते हैं अगर हम ये एक्टिविटी रिपीट करते हैं विद सॉल्यूशन जैसे ग्लूकोज या अल्कोहल। अब बेटा ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, एंड अल्कोहल हमारे पास क्या होता है बेटा, C2H5OH। अब सबको लगता है ओ सर इसके अंदर तो कितने सारे हाइड्रोजन है, इसके अंदर तो देखो सर OH है, तो ये भी करंट कैरी कराएंगे। तो आंसर इज बल्ब डज नॉट ग्लो। तो ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं करता, अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करता। सर क्यों नहीं करता, बिकॉज इन वाटर they do not furnish any free ions। क्योंकि ये फ्री आयंस नहीं दे सकते, कैन नॉट फर्निश फ्री आयंस, इसलिए बेटा ये करंट कैरी नहीं कर सकते। जब तक ये फ्री आयंस प्रोड्यूस नहीं करेंगे ये करंट, कोई भी करंट कैरी नहीं कर सकता, नो मैटर उसके पास जितने मर्जी हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, OH जुड़े हो। अगर आप एसिड है, आपको पानी में जाके फ्री H पॉजिटिव देना ही पड़ेगा, आप तभी करंट कैरी कर सकते हैं। अगर आप बेस है,
आप पानी में जाके OH नेगेटिव आयंस दे सकते हैं, आप करंट कैरी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे कंपाउंड है जिनके पास बहुत सारा हाइड्रोजन है, बहुत सारा ऑक्सीजन है, लेकिन आप कोई आयन फ्री दे ही नहीं रहे, तो नो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इफ नो free ion produced, no conduction of electricity। सिंपल, ये बहुत ही सिंपल रूल है, बहुत ही सिंपल लॉ। तो बेटा देखिए, कहता है ट्राई द सेम एक्सपेरिमेंट विद बेसिस लाइक NaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप ऑब्जर्व करेंगे जब स्विच ऑन होता है तो बल्ब ग्लो करता है। सर क्यों? क्योंकि ये फ्री आयंस दे सकते हैं, लेकिन इथेनॉल नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि वो OH फर्निश या आयोनाइज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हो गया? एसिड्स और बेसिस इलेक्ट्रिसिटी इसलिए कंडक्ट कर सकते हैं क्योंकि वो फ्री आयंस फर्निश कर सकते हैं, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो इसके पीछे बेटा कुछ हमारे नोट मेकिंग है, जरा ध्यान से सुनना। सब्सटेंसेस जैसे पिकल्स, जैम एक्सेट्रा को कभी भी कॉपर कंटेनर्स में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पिकल्स, जैम, इनके अंदर बेटा क्या होते हैं? एसिड। वो कॉपर के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बना सकते हैं? पॉइजनस सॉल्ट्स। ये हमने अभी पढ़ा है, ठीक है। कहते हैं चॉक, मार्बल, एगशेल, ये सब बेटा ये तीनों नाम अलग अलग है, लेकिन सबका फॉर्मूला एक ही है। क्या? लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट। ये HCl के साथ रिएक्ट करके CO2 गैस देता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये रिएक्शन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और थर्ड, फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर क्या होता है? बेकिंग सोडा। बेटा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? NaHCO3। और क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। ये भी देखो बेटा एसिड बेस रिएक्शन हो गई। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है बेटा? H2SO4। तो जब आप इन दोनों को आपस में रिएक्ट कराते हो तो ये देता है सोडियम सल्फेट एक्वस, साथ में देता है पानी लिक्विड, और बेटा साथ में कौन सी गैस देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, विच एक्सटिंग्विशेस फायर, क्योंकि इट इज अ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो आप कॉपी कर सकते हैं, और आज हम इस लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे।